कॉलम व शुक्रिया जावेद चौधरी। मुझे आपसे इख्तलाफ है। इसकी आवाज़ में तवानाई और जज्बा था। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, इख्तलाफ ज़रूर होना चाहिए। इंसान अल्लाह ताला से भी शिकवा करता है, मैं और आप क्या हैं। वो रुका, हंसा और बोला, आप मुझे फ़लसफ़ा बेगैरती सिखा रहे हैं। मैं मौत को कॉम्प्रोमाइज़ पर फ़ौक़ियत दूंगा। इसकी आवाज़ में यकीन था। मेरी ज़ात में 3 बड़ी खामियां हैं। मैं किसी भी शख्स को उस वक्त तक मशवरा नहीं देता जब तक वो मशवरा मांगता नहीं है। दूसरा, जब कोई शख्स पूरे यकीन के साथ बात कर रहा हो तो मैं पीछे हट जाता हूँ, बहस नहीं करता। और तीसरा, मैं सर्वाइवल को अहमियत देता हूँ। मेरा ख्याल है इंसान का सबसे बड़ा कमाल इसका सर्वाइवल है। हम हर किस्म के हालात में सर्वाइव करते हैं। अमेरिका ने 1945 में नागासाकी और हिरोशिमा एटमी हमला किया था, लेकिन हमले से अगले दिन भी ये दोनों शहर खुले थे और लोगों ने मार्केट से उस दिन भी खरीदारी की थी, खाना भी खाया था, सड़कों पर गाड़ियां भी चली थी और लोग दफ्तरों में भी गए थे। ये है इंसान। हम इंसान चेरनोबिल के एटमी दोज़ख में घुसकर इसकी रिपेयरिंग भी करते हैं और वापसी पर स्ट्रेचर पर लेटे लेटे कोका कोला भी पीते हैं। लिहाजा इंसान सर्वाइव करता है, ये आगे बढ़ता है। मेरा ख्याल है अगर आप टीपू सुल्तान या तारिक बिन ज़ियाद हैं तो आप बेशक अपनी सारी कश्तियां जला दें और शेर की तरह एक दिन की ज़िंदगी गुजार कर चले जाएं, लेकिन अगर आप आम इंसान हैं तो फिर आपको कश्तियां जलाने और तलवार से तोप का मुकाबला करने की गलती नहीं करनी चाहिए। और मैं उस दिन अरशद शरीफ को यही बता रहा था। मैं इससे अर्ज कर रहा था, आपने 2 गलतियां की। आपको शहजाद अकबर की हर फाइल से इनकलाब तुलू होता दिखाई देता था और आप यकीन की इमरानी मंजिल पर पहुंचकर ये भूल गए थे कि रियासत हकायक और बयानिए से बड़ी होती है। ये एक वक्त में मुजाहिदीन की इंडस्ट्री बन जाती है। ये नेब्रास्का से जिहाद की तारीफ और मदारिस का सिलेबस दरामद करती है और पूरे मुल्क को जिहादी कॉरपोरेशन बना देती है। और फिर जब वक्त बदलता है तो वही रियासत अपनी तख्लीक को चुन चुन कर मारती है या अमेरिका के हवाले कर देती है। मियां नवाज शरीफ एक वक्त में बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मुकदमात बनाते हैं और फिर उसी बेनज़ीर के साथ मिसाक़ जमहूरियत करते हैं। चौधरी ज़ुहूर इलाही जनरल ज़ियाउल हक से वो कलम मांग लेते हैं जिससे उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी की तारीख तय की थी और फिर उन्हीं के साहिबजादे आसिफ अली जरदारी के सियासी इत्तेहादी बन जाते हैं। जनरल मुशर्रफ एक वक्त में दावा करते हैं बेनज़ीर और नवाज शरीफ मेरी मैयत फलांग कर ही पाकिस्तान आ सकते हैं और फिर वही मुशर्रफ मोहतरमा के साथ बैठकर एनआरओ पर दस्तखत करते हैं और नून लीग के वज़रा से हलफ लेते हैं। और इमरान खान एक वक्त में शेख रशीद को चपड़ासी बनाने के लिए भी तैयार नहीं होते और फिर वही शेख रशीद इमरान खान का दायां बाजू बन जाते हैं। चुनाचे ये याद रखो कि रियासत, हुकूमत और सियासतदानों की सच्चाइयाँ बदलती रहती हैं। हम सिर्फ सहाफ़ी हैं, हमारा काम रिपोर्ट करना है और राय देना है। हम कमेंटेटर हैं, खिलाड़ी नहीं हैं। हमें पार्टी नहीं बनना होता और आपने खिलाड़ी बनकर पहली गलती की और अब आप अपनी पहली गलती पर डटकर दूसरी गलती कर रहे हैं। आप इजी हो जाएं। शहजाद अकबर रकम और फाइलें समेटकर फरार हो चुके हैं और इनके तमाम हकायक सारे सच वक्ती थे। वक्त गुजर चुका है और आप किसी भी दिन अपनी आंखों से नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और इमरान खान को एक टेबल पर बैठा भी देखोगे। लिहाजा मेरा मशवरा है आप लंबी सांस लें और जिंदगी में आगे बढ़ें। अरशद शरीफ घंटों दूसरों की बात सुन सकता था, वो मेरी बात भी इत्मीनान से सुनता रहा। मैं खामोश हुआ तो वो बोला, मुझे आपसे इख्तलाफ है। आप मुझे फ़लसफ़ा बेगैरती सिखा रहे हैं और मैं मौत को कॉम्प्रोमाइज़ पर फ़ौक़ियत दूंगा। मैं ये सुनकर आदतन पीछे हट गया और यूं बहस खत्म हो गई। लेकिन हालात क्योंकि फ़लसफ़े को मानते हैं और ना ही गैरतमंद होते हैं, चुनाचे अरशद शरीफ हालात की चक्की में पिसता चला गया। इस पर धड़ाधड़ मुकदमात बने और आखिर में अरशद शरीफ को दुबई में पनाह लेना पड़ गई। और वो पार्टी जिसके सच को सच मानकर अरशद शरीफ जान देने के लिए तैयार था, इसने मुड़कर भी इसकी तरफ नहीं देखा। आज इमरान खान दावा कर रहे हैं मैंने उसे बताया था तुम्हारी जान को खतरा है, लिहाजा यहां से निकल जाओ। ये बात अगर दुरुस्त थी तो फिर इमरान खान से सवाल बनता है, क्या आप अरशद शरीफ के लिए दुबई से बरतानिया, यूरोप या अमेरिका के वीज़े का बंदोबस्त नहीं करवा सकते थे? इमरान खान आलमी शख्सियत है, क्या ये अपने किसी दोस्त से कहकर इसे दुबई से किसी महफूज मुल्क में शिफ्ट नहीं कर सकते थे? आपने उस वक्त इस बेचारे को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया था, लेकिन आज आप इसका ताबूत उठा उठा कर फिर रहे हैं। आपको शायद अपनी सियासत चमकाने के लिए जिंदा अरशद शरीफ चाहिए ही नहीं था, एक लाश चाहिए थी और वो आपको मिल गई और आप अब इस लाश को सियासत के चौराहों में रख कर बेच रहे हैं। आपको अगर वाकई अरशद शरीफ से हमदर्दी थी या आप अगर वाकई इसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहाफ़ी समझते थे तो आपको इसका हाथ उस वक्त पकड़ना चाहिए था जब इसे आपकी ज़रूरत थी। आप इसे दुबई से मलेशिया भिजवा देते। महातिर मोहम्मद आपका उस्ताद था, या आप इसका राब्ता डोनाल्ड ट्रंप से करवा सकते थे जिसकी इलेक्शन कैंपेन करके आपने अपने मुल्क की सफारतकारी तबाह कर ली, या आप दुबई हुकूमत से ही बात करके अरशद शरीफ के लिए स्पेस पैदा कर लेते, या फिर आप सदर आरिफ अलवी को दरमियान में डालकर अरशद शरीफ की वापसी का रास्ता खोलते। आपने उस वक्त अपने पसंदीदा तरीन सहाफ़ी के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन अब आप इसे झंडा बनाकर अपने जलसों में लहरा रहे हैं। क्या यह जुल्म नहीं? अरशद शरीफ एक मेहनती, अनथक, निडर और बेबाक सहाफ़ी था। वो प्रोफेशनल भी था। मैं दिल से इसकी इज्जत करता हूँ। मेरी इससे ज़्यादा मुलाकातें नहीं थी, हम एक दूसरे के दोस्त भी नहीं थे, लेकिन एहतराम का रिश्ता था, लिहाजा सवाल पैदा होते हैं। वो दुबई से कीनिया क्यों गया? वो कीनिया में वकार अहमद और खुर्रम अहमद के साथ क्यों रहता रहा? और ये लोग कौन थे?
کیا وہ واقعی حادثے کا شکار ہوا یا پھر اسے کسی انٹرنیشنل فورس نے گولی مار کر پاکستان کے انتشار کا ایندھن بنا دیا، یا پھر اس کا قتل اس کے سیاسی ماضی سے جڑا ہوا ہے؟ یہ کہانیاں آہستہ آہستہ کھلیں گی، ان سوالوں کا جواب وقت دے گا، لیکن میں ارشد شریف کو ارشد شریف کا قاتل سمجھتا ہوں۔ ارشد شریف بدقسمتی سے صحافت کرتے کرتے بارودی سرنگوں میں داخل ہو گیا تھا، اور یہ حقیقت ہے آج تک جو بھی صحافی اس علاقے میں داخل ہوا وہ زندہ واپس نہیں آیا، وہ خواہ ارشد شریف ہو یا جمال خاشقجی۔ انسان پوری دنیا سے لڑ سکتا ہے لیکن یہ خدا اور ریاست سے نہیں لڑ سکتا۔ ہمیں ریاست کو ٹھیک ضرور کرنا چاہیے، اس کی غلطیوں کی نشاندہی بھی ضرور کرنی چاہیے، مظلوم کا ساتھ بھی دینا چاہیے، معاشرے کو بہتر بنانے کی جنگ بھی ضرور لڑنی چاہیے، لیکن ریاست کے ساتھ نہیں ٹکرانا چاہیے۔ انسان سٹیٹ لیس ہو کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ آپ اسی طرح اللہ سے بھی شکوہ ضرور کریں، اس کی توجہ کے لیے گھنٹیاں بھی بجاتے رہیں، مگر اسے ناراض کرنے کی غلطیاں نہ کریں، کیونکہ اگر وہ ناراض ہو جائے تو پھر وہ شاہ ایران، قذافی فیملی، صدام فیملی اور اشرف غنی جیسے لوگوں کو بھی گلی گلی میں ذلیل کرواتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، ہم جتنے بھی تگڑے ہو جائیں ہم خدا اور ریاست کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا انسان کو اپنی لیمٹس ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اور دوسرا میرا تجربہ ہے کہ سینئر اگر آپ کے دشمن بھی ہوں تو بھی آپ زندگی میں جہاں کنفیوز ہو جائیں یا پھنس جائیں، آپ کو فوراً ان سے رابطہ اور مشورہ کرنا چاہیے۔ آپ کو اس کے بعد کینیا میں پناہ نہیں لینا پڑتی۔ مجھے جب بھی مشورے کی ضرورت پڑتی ہے میں اپنے ان سینئر سے بھی رابطہ کرتا ہوں جن کے ساتھ میرے تعلقات ٹھیک ٹھاک خراب ہوتے ہیں، اور آپ یقین کریں مجھے آج تک کسی نے غلط مشورہ نہیں دیا۔ کاش ارشد شریف بھی مجیب الرحمان شامی، عطاء الحق قاسمی، طلعت حسین یا حامد میر کے پاس چلا جاتا، یا شکیل انجم اور افضل بٹ کے پاس آ گیا ہوتا تو شاید ہم آج اس کا جنازہ نہ پڑھ رہے ہوتے، اور شاید غلطی ہم سب کی بھی ہے، ہم نے بھی اس کو اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ کاش ہم ہی آگے بڑھ کر اسے روک لیتے، ہم ہی اسے سمجھا لیتے، لیکن شاید ہم بھی تماش بین ہیں، ہم بھی اس کی صورتحال کو انجوائے کر رہے تھے۔ افسوس ہم ارشد شریف کو نہیں بچا سکے۔